अभी तक हमने तीसरे पार्ट में मांग की अनुसूची और मांग वक्रों के बारे में पढ़ा है। अब हम मांग के निर्धारक तत्व पढ़ेंगे। निर्धारक तत्व मतलब मांग को डिसाइड करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी वस्तु की मांग किस तरह से निश्चित की जाती है। तो सबसे पहला तत्व है उसमें वस्तु की कीमत, जो वस्तु है उसकी स्वयं की कीमत। दूसरा है उपभोक्ता की आय। फिर तीसरा बिंदु है संबंधित वस्तुओं की कीमत, मतलब जो वस्तुएं होती है मांग से संबंधित उनकी कीमत। वस्तुएं कौन कौन सी होती है? प्रतिस्थापन वाली वस्तुएं या पूरक वस्तुएं, इनकी कीमत से भी मांग निर्धारित होती है। फिर चौथा है उपभोक्ता की पसंद और रुचि। पांचवा तत्व है इसके अंदर भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं। तो इन सब बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसके पहले जो मांग है उसको गणितीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो मांग यानी डिमांड, तो डिमांड को डी संकेत दिया गया है। डी एन बराबर, जैसे उपयोगिता को यू लिखा था वैसे यहाँ पर मांग को डी एन बराबर एफ छोटे कोष्टक में लिख देंगे पी एन पी वन पी टू पी थ्री और डेस 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 करके पी एन माइनस एक वाई कोमा टी कोमा ई। इसे मांग फलन के रूप में जाना जाता है। अब इसके अंदर जो एन है वो क्या है? वस्तु एन की मांग, और उसकी कीमत क्या है? जो एन वस्तु है उसकी कीमत पी एन। इसी तरीके से अन्य वस्तुओं के लिए भी आ जाएगा कि जो P1 है वह पहली वस्तु की कीमत, P2 दूसरी वस्तु की कीमत और Pn माइनस एक यानी n से पहले वाली वस्तु की कीमत। इस समीकरण के अनुसार ये है इसमें। फिर है y क्या है? उपभोक्ता की आय है, और t है उपभोक्ता की पसंद, और जो भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा है वो है ई। तो ये पूरा जो था मांग फलन का एक तरह से समीकरण या सूत्र हो गया। अब हम जो 5 तत्व हमने शुरू में बताए हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में संबंध को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा वस्तु की स्वयं की कीमत। तो यहाँ पर है कि कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या संबंध होता है। अन्य बातों के स्थिर रहने पर, जैसे आय है या रुचि है, इनके स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध होता है। ये पहले हमने मांग वक्र में भी देखा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग की मात्रा कम होती है, और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। तो ये वस्तु की कीमत और मांग के बीच में प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। दूसरा, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा व संबंधित वस्तुओं के बीच में संबंध। जो दूसरा पॉइंट था कि संबंधित वस्तुओं के बीच में क्या संबंध होता है, कीमत और जो वस्तुएं हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो ये वस्तुएं कौन कौन सी ले रखी है इसके अंदर? पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापित वस्तुएं। तो सबसे पहले पूरक वस्तुएं। अब सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि पूरक वस्तुएं क्या है। तो दो वस्तुएं ले हम जो ऐसी हो कि एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं हो सकता। जैसे एक वस्तु का उपयोग अगर कम हो जाता है तो दूसरी वस्तु का भी उपयोग कम हो जाता है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? पूरक वस्तु। और कीमत और इनकी मांग में जो संबंध होता है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग अगर कम हो जाती है तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है?
पूरक वस्तुएं कहलाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण ले रखा है शक्कर और चाय। अगर शक्कर की कीमत बढ़ जाए तो चाय की मांग कम हो जाएगी। तो ये इस तरह की वस्तुएं एक दूसरे की के पूरक वस्तुएं कहलाती है। तो यहाँ ग्राफ में बता रखा है कि पूरक वस्तु शक्कर की कीमत पहले ओपी है, ओपी कीमत पर चाय की मांग ओक्यू है। तो ओपी से बढ़ करके OP1 होने पर चाय की मांग पहले OQ थी, वो घट करके OQ1 पर हो जाती है। तो पूरक वस्तुएं, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर अगर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाए तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं। और इन पूरक वस्तुओं का ढाल ऋणात्मक होता है क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम होती है। तो ये पूरक वस्तु का जो मांग वक्र है ये इस प्रकार का होगा। दूसरी है स्थापन्न वस्तुएं। स्थापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। मतलब एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु काम में ली जा सकती है। तो अब इसके लिए उदाहरण है हमारे पास कॉफी और चाय। अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता क्या करेगा? चाय का उपभोग करने लग जाएगा। और चाय की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता कॉफी को पसंद करने लगेगा। तो ये एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएगी। तो अब इनको भी हम वक्र के रूप में बता सकते हैं कि यहाँ बता रखा है कि कॉफी की कीमत OP से बढ़कर के OP1 होने पर चाय की कीमत ओपी कीमत पर चाय की मांग कीमत नहीं, चाय की मांग कितनी है? OQ है। और जब कॉफ़ी की कीमत OP1 हो जाती है तो चाय की मांग कितनी हो जाती है? OQ1 होगी। तो इन वस्तुओं के मांग वक्र कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं क्योंकि कीमत बढ़ने पर, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ रही है, इसलिए इनका जो मांग वक्र है वो धनात्मक होगा, जो इस प्रकार का होगा। इसी तरह के उदाहरण और बता सकते हैं हम पूरक वस्तुओं के लिए। जैसे टेनिस का बल्ला और टेनिस की गेंद, ईंटें व सीमेंट। टेनिस की गेंद की कीमत बढ़ जाती है तो इसकी मांग कम होगी, साथ ही टेनिस के बल्ले की मांग भी कम हो जाएगी। तो पूरक वस्तुओं में मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है उनमें धनात्मक होता है। तो ये चीज वापस आगे ये बता रखी है कि इसके विपरीत वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होती है, जैसे चाय व कॉफी। अगर कॉफी की कीमतें बढ़ती है तो चाय की कीमत स्थिर रहती है, तो लोग चाय की मांग को बढ़ा देंगे और कॉफी की मांग कम हो जाएगी। तो इनका मांग वक्र कैसा होता है? धनात्मक होता है। अब तीसरा बिंदु है हमारा मांग का आय के साथ संबंध। साधारण भाषा में हम खुद भी जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो वह किसी भी वस्तु का जिस वस्तु का वह पहले कम उपभोग करता था, आय बढ़ने से अधिक उपभोग करने लगेगा। इसका मतलब आय बढ़ने पर जो मांग है वो बढ़ती है। तो यही चीज हम समझेंगे, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य रूप से वस्तु की मांग भी बढ़ती है। अब इनमें कौन सी वस्तुएं आती है? आय बढ़ने पर मांग बढ़ने वाली विलासिता की वस्तुएं इसके अंतर्गत आती है। और वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय के बीच संबंध कैसा होता है? इसमें आय बढ़ने पर मांग बढ़ना यानी धनात्मक संबंध होता है। तो आय और मांग का वक्र इस प्रकार का होगा। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ कुछ समय तक तो बढ़ती है और उसके बाद आय के बढ़ने के बाद मांग घटती है। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ जाती तो उपभोक्ता क्या करेगा? पहले जो साधारण वस्तुओं का उपयोग करता था वो और उससे भी अच्छे स्तर की वस्तुओं का उपभोग करने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि आय बढ़ने के साथ उनकी मांग
पहले तो बढ़ती है, लेकिन कुछ समय बाद उपभोक्ता सोचता है कि भाई इसके अलावा दूसरी वस्तुओं का उपभोग बढ़ाऊं, तो उन वस्तुओं को वो छोड़ देता है। तो वो वस्तुएं कैसी होती है, बेकार में वाली वस्तुएं उनको समझते हैं एक तरह से। तो इसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, घटिया वस्तुएं कहते हैं। तो ये घटिया वस्तुओं में कौन कौन सी आ सकती है, अनाज के रूप में ज्वार, बाजरा, मक्का, ये इस तरह की वस्तुएं हैं जिनका उपभोग कुछ समय के लिए बढ़ता है, उसके बाद कम हो जाता है। फिर चौथा बिंदु हमारा है मांग का उपभोक्ता की पसंद या रुचि से संबंध। तो इसमें भी हम जानते हैं कि अगर उपभोक्ता को जो चीज़ें पसंद है तो वो उनकी मांग अधिक करेगा और उनका उपभोग अधिक करेगा। इसी तरीके से उसकी रुचि के अनुसार वस्तुओं का उपभोग अधिक करेगा तो उनकी मांग भी अधिक होगी। तो ये सब किस पर निर्भर है, नए नए विज्ञापनों, आविष्कार, इनसे प्रभावित होकर के उपभोक्ता अपनी रुचि और पसंद के अनुसार मांग को बढ़ाता है और कम करता है। फिर पांचवा पॉइंट है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशाएं। उपभोक्ता जैसे कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वस्तुओं की सेल लगती है, उस समय उपभोक्ता को मालूम पड़ता है कि भाई ये चीज़ें बाद में नहीं मिलेगी, तो वो सबसे पहले उन वस्तुओं को खरीदता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से कि भविष्य में ये वस्तु हमें नहीं मिलेगी, तो इस चक्कर में उपभोक्ता उस समय उन वस्तुओं को खरीद लेता है। तो इस तरह खरीदने को क्या कहेंगे हम, कि भविष्य की प्रत्याशा के उपभोक्ता प्रत्याशा के बारे में सोच करके अपनी मांग को बढ़ा देता है कि आगे आने वाले समय में इस वस्तु का स्टॉक कम हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है। अगर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु के स्टॉक में कमी होगी तो वे उस वस्तु की वर्तमान में मांग बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत भविष्य में किसी वस्तु की कीमत, कभी कभी ये भी मालूम पड़ता है हमको कि इस वस्तु की कीमत आने वाले समय में कम हो जाएगी, तो उपभोक्ता उसका क्या करेंगे, उस समय उस वस्तु को नहीं खरीद के कुछ समय बाद खरीदेंगे। इसका मतलब जो वर्तमान समय है उसमें उसका उपभोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी मांग भी कम हो जाएगी। तो ये पांचों बिंदु थे हमारे जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कारक है जो बाजार मांग को प्रभावित करते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, किसी देश की जनसंख्या का आकार और संरचना, और दूसरा है राष्ट्रीय आय का वितरण। तो हम जानते हैं कि जैसे जनसंख्या का भी प्रभाव पड़ता है मांग पर। अगर किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वस्तुओं की मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उसमें भी जनसंख्या के प्रकार का भी प्रभाव पड़ता है। अगर जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है तो वो इस तरह की वस्तुएं पसंद करते हैं जो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी हो, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इस तरह की वस्तुओं की जो मांग है वो अधिक होगी। फिर दूसरा है राष्ट्रीय आय का वितरण। अगर देश में आय का वितरण असमान है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी, और समान वितरण है तो आवश्यक वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी। तो ये सभी चीज़ आपको याद करने हैं कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। अब मांग की मात्रा में परिवर्तन हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे।